हेलो एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि क्लास 10th का एग्ज़ाम का डेट निश्चित हो चुका है। अब ये मार्च 2023 में होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए प्रश्नों का जो मॉडल सेट है उसको आपके समक्ष उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा इसको कम समय में आपको बता दूँ। इसमें आपको 40 प्रश्न दिए गए हैं और 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको बता दूँ और इसे शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि 40 प्रश्नों को अगर पूरा लंबा बताऊंगा तो टाइम लगेगा। तो मैं अभी सिर्फ उत्तर बताते जा रहा हूं, फिर मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन को मैं विस्तार से बताऊंगा, हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताऊंगा। तो अभी एक एक करके शुरू करते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न हैं और चारों विषय से हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है और इसको आप प्रैक्टिस करिए। अभी एक मॉडल सेट दिया गया, आने वाले समय में और सारे मॉडल प्रश्न आएंगे, सबको आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करें एग्ज़ाम में। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो जो भी राष्ट्रवाद से जितने भी क्षेत्र जुड़े होते हैं ये सारे चीज़ होते हैं, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, ये सारे होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो सारा होगा इनमें से सभी, ये वाला उत्तर आपका होगा इनमें से सभी का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे वो थे प्रसा के मंत्री थे। इसमें क्वेश्चन में चांसलर दिया, तो चांसलर जो ये बने थे, ये चांसलर बने थे आपके जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर बने थे, उससे पहले ये प्रसा के मंत्री थे। तो जो प्रसा के जो ये मंत्री थे ये जर्मन एकीकरण के जनक थे। तो इनका उत्तर जो होगा वो होगा प्रसा। ठीक है, अगला उत्तर क्या है, अगला देखते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बारदौली आंदोलन जो कि 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था, बारदौली आंदोलन 1928 का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और, खेड़ा आंदोलन जो दिया है ये कब हुआ, 1917 में हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, नहीं 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन भी है 1917 में हुआ था। तो ये दो आंदोलन यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा लड़ा गया हुआ था, खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन। अब अगला क्या है, देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सब पहला उत्तर जो है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अगला उत्तर क्या है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसका उत्तर होगा रेशम मार्ग। क्या उत्तर होगा इसका, रेशम मार्ग। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं हम लोग, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो आपने सुना ही होगा फोर्ड कंपनी का नाम, फोर्ड जिसका गाड़ी आप देखते ही होंगे। तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है, हेनरी फोर्ड। तो इन्होंने ही इसका शुरुआत किया था, हेनरी फोर्ड। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। डॉन ऑफ द सेंचुरी
तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ऑप्शन है राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण और संगीत। तो इसका उत्तर है होगा औद्योगिकरण। इसका उत्तर होगा औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण होगा। इसका डॉन ऑफ द सेंचुरी का अर्थ होता है नई सदी का उदय। ये पुस्तक जो है 1900 में प्रकाशित हुआ था। कितने में प्रकाशित हुआ था? 1900 में। 1900 में प्रकाशित हुआ था डॉन ऑफ द सेंचुरी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी, इसमें एक साथ कई कतलियों पर काम हो जाता था। इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि पहले लोग कताई करते थे और कतलियों में धागे को बिना करते थे। स्पिनिंग जेनी आने के बाद ये कताई में सुविधा हो गया। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा कताई, ऑप्शन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कताई। अगला है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया है वो किसके द्वारा लाया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ये 1557 में लाया गया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। जो मिशनरी सब पहली बार आए थे ना, वो लोग इसको लेकर आए थे। धर्म प्रचारक जो थे उन्होंने पहला पुस्तक को यहाँ प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न क्या है? गैली क्या है? गैली क्या है? गैली एक धातुई फ्रेम है। गैली क्या है? धातुई फ्रेम है जो जिसमें अंकों को, अक्षरों को बिछा करके छपाई का काम किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा धातुई फ्रेम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र से। तो अब इसमें हम लोग करेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग नागरिक शास्त्र का देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसे कहेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण, ऑप्शन ए। सत्ता का क्षैतिज वितरण ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी बराबर हैं। और ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहेंगे? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सारे ऊर्ध्वाधर वितरण होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य हैं और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर होगा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। अब इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर हो गया 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। आने वाले वीडियो में सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा है नारीवादी आंदोलन, तीसरा नागरिक अधिकार आंदोलन और चौथा है नस्ल भेदी आंदोलन। तो इसका उत्तर जो होगा नागरिक अधिकार आंदोलन होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, जो कि हुआ था 1968 में। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। यह सारा प्रश्न जो है आपके बुक में ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समता, अनुच्छेद 15 है उसमें लंबा है, बहुत सारे चीज जो धर्म, मूल वंश, जाति सबके प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को खत्म किया गया है। अगला क्वेश्चन है बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? इसका उत्तर होगा सरकारी कर्मचारियों का, ऑप्शन बी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों का, क्योंकि बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ये भी आपके पुस्तक में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? ये बहुत सा इजी सा प्रश्न है।
इसका उत्तर क्या होगा? चुनाव आयोग। जो भी राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता देने का काम करता है चुनाव आयोग। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारें होती है। लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है? वो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। और ज़्यादातर प्रश्नों में मैं देखता हूं, जब आपको अगर जानते हैं ऑप्शन सब सही है, मालूम है इसका उत्तर क्या है, तो ऑप्शन वही मारिए, वही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अगर आपको नहीं पता है, आप ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, तो ज़्यादातर जगह उपरोक्त सभी दिखता है। ये मेरा वास्तविक व्यक्तिगत सोच है। अगर आप जानते हैं तो अपने अनुसार ही प्रश्न हल करिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका उत्तर जो होगा पहला ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आने से लोग अपना अधिकार के तहत जान लेते हैं कि क्या स्पष्ट है, मतलब आप पता कर लेते हैं कि सूचना के द्वारा जान पाते हैं कि कौन सा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, या वो अधिकार होता है हमारे पास सूचना लेने का। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक संस्थान में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। बाकी लोकसभा विधानसभा में अभी प्रस्तावित है, अभी पूरा उन लोगों के लिए सीट आरक्षित नहीं हुआ है। 33% करने का आरक्षण का मांग रखा गया है, लेकिन ये प्रस्तावित है। प्रश्न 20, यहाँ पर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बृंदा करात, बी ऑप्शन मेघा पाटेकर, सी सोनिया गांधी, डी मायावती। इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन बी, मेघा पाटेकर। इसका उत्तर होगा मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हो गया अब ज्योग्राफी के प्रश्नों पर चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो 2 प्रश्न, इसका ऑप्शन ए सही होगा। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। 22 नंबर प्रश्न, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर इजी है। देखिए, महाराष्ट्र में भी काली मृदा है, गुजरात में भी काली मृदा है, मध्य प्रदेश में भी काली मृदा है। राजस्थान जहाँ पर बालुई मिट्टी पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। बाकी जगह काली मिट्टी पाई जाएगी। तो नहीं पाई जाती है तो कौन सा जगह है? राजस्थान। अब अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो जैव विविधता यानी तरह तरह के जीव जो पाए जाते हैं हमारे धरती पर, उन्हें जैव विविधता कहते हैं। तो इसको कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना नाम से स्पष्ट है, बहुत सारा लाभ है। तो बहुत सारा लाभ है यानी बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन डी होगा, यानी कि बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, विद्युत जल उत्पादन, तीनों, यानी इसका उत्तर है डी। अब प्रश्न 25, चाय, कॉफी, रबर और गन्ना, केला किस तरह की फसलें हैं? तो ये सारे जो फसलें हैं रोपण फसलें कहलाते हैं। ये सारे फसलें जो हैं रोपण फसल के उदाहरण हैं, यानी उसका उत्तर है ऑप्शन सी। अब प्रश्न 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल
भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान मालूम है बारिश के समय होता है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए खरीफ। ऑप्शन ए खरीफ। रबी, जायद ये सब अलग फसलें हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित कोयलों की खानों में झारखंड राज्य में कौन से हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? झारखंड राज्य में तो आप जानते ही हैं बोकारो कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बोकारो। बाकी तलचर उड़ीसा में है, बोकारो झारखंड में है, सिंगरैनी तेलंगाना में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? जो दूसरे उद्योग के लिए मदद का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका आधार होता है। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 गुना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो देखिए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये बात गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो किस आधार पर करती है? इसका उत्तर भी होगा उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों को देखता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मानव विकास रिपोर्ट में हम लोग सभी चीज को देखते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कौन करता है? यहाँ पर धारणीय विकास। धारणीय विकास आपने पढ़ा होगा, सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास एक ही चीज है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, सलमा किस क्षेत्र में गतिविधि में लगी है? तो इसका उत्तर होगा संगठित क्षेत्र। सरकारी अस्पताल है यानी संगठित क्षेत्र होगा। असंगठित होता जब वो सरकारी नहीं होती या कोई प्राइवेट संस्था जहाँ पर नियमित रोजगार वगैरह नहीं होता है, वो संगठित क्षेत्र होता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा संगठित। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आएगी? ये सेवा तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से चीज आते हैं? परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन ए जो है कृषि, डेयरी, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये द्वितीयक क्षेत्र है। और तृतीयक क्षेत्र में आएगा सेवा देने का काम, यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय यानी कि एक हाथ दे एक वस्तु और दूसरे हाथ एक वस्तु ले, वस्तुओं की अदला बदली करना। तो वस्तुओं का अदला बदली कैसे किस में हो रहा है? देखिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, वस्तु के बदले वस्तु। एक गाय को 10,000 बेचना है, पैसा यहाँ यूज हो रहा है। गाय बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी पैसा के माध्यम से हो रहा है। और गाय का दूध बेचना, इसमें पैसा का बात हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तु के बदले वस्तु दिया जा रहा है ऑप्शन ए में। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक आप जानते हैं, जो भी बैंक है सब व्यापार करते हैं, सारे व्यापारिक बैंक हैं। तो व्यापारिक बैंक का काम है साख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना और इनमें से सभी है। तो इसमें व्यापारिक बैंक क्या काम करता है? साख निर्माण यानी लोन देता ही है, ऋण देता ही है, जमा स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर होगा तीनों, इनमें से
सभी। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश फिल इन द ब्लैंक जो है देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी बहुत सारे राष्ट्र में जो कंपनी है, तो एक नाम से ही स्पष्ट है जो एक से अधिक होगा, तो इसका उत्तर होगा एक से अधिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। फोर्ड मोटर कंपनी किस कंपनी की है, किस देश की कंपनी? अभी तुरंत हमने हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में देखा था फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में। तो फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो कहाँ की है? वो अमेरिका की है, ऑप्शन सी। हॉलमार्क, हॉलमार्क जो होता है किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क आप जानते ही होंगे, गहना तो आप लोग खरीदते ही होंगे, तो सोना चांदी सब जो खरीदते हैं हम लोग उसमें हॉलमार्क पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को। ठीक है। और विश्व उपभोक्ता जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 को लागू हुआ था उसी दिन हुआ था, उसी दिन से हम लोग इसको मनाते हैं। तो ये रहा सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव जिसको हमने हल कर लिया। अब ये आपको याद कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हो सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ये से शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो और वो भी इन प्रश्नों को हल कर पाएँ। धन्यवाद।